नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। जैसे जैसे ऑपरेशन सिंदूर को दिन गुजर रहे हैं, वैसे वैसे नए नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और भारत का दम भी दुनिया देख रही है और समझ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान पर ऐसा प्रहार किया कि पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के साथ साथ पाकिस्तान के एयरबेस भी तबाह कर दिए गए। भारत की सैन्य ताकत की चर्चा पूरी दुनिया में शुरू हो गई है, पूरे विश्व में शुरू हो चुकी है। भारतीय मिसाइलों और उनकी सटीक प्रहार से पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ काउंटर अटैक के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो कि एक इंडिजिनस मिसाइल है जिसे भारत और रूस ने मिलकर डेवलप किया है। भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस पर 16 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी। 9 से 10 मई की रात पाकिस्तान के एयरबेस 11 के 11 ब्रह्मोस ने खंडहर बना दिए। पाकिस्तान भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों से मची तबाही को बस देखता रह गया। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से पहुंचा। भारत ने अपने सबसे शक्तिशाली सामरिक हथियारों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान को चंद घंटों में ही पानी पिला दिया। ये जो तस्वीर आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वही ब्रह्मोस है जिसने पाकिस्तान में तबाही मचाई। पाकिस्तान में कहर का दूसरा नाम, टेरर का दूसरा नाम, पाकिस्तान में खौफ का दूसरा नाम, दहशत का दूसरा नाम ब्रह्मोस है। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए हथियारों का लोहा पूरी दुनिया मान रही है और कई देश इन्हें खरीदने के लिए कतार में लगे हुए हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल स्टील्थ टेक्नोलॉजी के साथ एडवांस गाइडेड सिस्टम से लैस है और दुश्मन देश के रेडार को चकमा आसानी से मिसाइल देती है। और हुआ भी ठीक ऐसा ही। पाकिस्तान का रेडार सिस्टम, पाकिस्तान का एयर डिफेंस नाकाम हो गया। पाकिस्तान का एयर डिफेंस धरा का धरा रह गया और ब्रह्मोस मिसाइल को फायर एंड टारगेट मिसाइल भी, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी कहा जाता है। ब्रह्मोस की ताकत के सबूत पाकिस्तान के तबाह एयरबेस हैं, जिनकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 16 ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के रनवेज, बंकर्स, कमांड सेंटर्स और एयरबेसेस के परखच्चे उड़ा दिए। इसलिए अब पाकिस्तान भारत से भिड़ने से पहले 1000 बार सोचेगा। पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर मार्शल मसूद अख्तर का एक बयान आपको जरूर सुनना चाहिए। एक टीवी डिबेट में मसूद अख्तर ने कबूल किया कि ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के एयरबेस तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान से आया यह बयान आपको सुनना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग ही केम विद सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स। वो भी फिर आर्मी और एयरफोर्स ने, आर्मी ने अल-फतह हमारे मिसाइल मारे और एयरफोर्स ने, ये जो आप सुबह की बात कर रहे हैं, जी जी, ये 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा, जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। भोलारी एयरवेज पर एवैक्स खड़ा था हैंगर में और उस हैंगर पर एक के बाद एक 4 ब्रह्मोस गिरे। बेशक आज यह खुलासा हो रहा है कि ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर कोहराम मचाया, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान आपको याद करना चाहिए, जब उन्होंने पहले ही संकेत दे दिए थे कि अगर ब्रह्मोस की ताकत किसी से जाननी है तो पाकिस्तान से जाननी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मोस की असली ताकत का अंदाजा पाकिस्तान को है। तभी संकेत मिल गया था कि पाकिस्तान के खिलाफ ब्रह्मोस मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ है। सीएम योगी ने कहा था अगर ब्रह्मोस की तबाही देखनी हो तो पाकिस्तान में भारत का ऑपरेशन सिंदूर देख लें। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी सामने आया था। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। जहां तक ब्रह्मोस का प्रश्न है तो आप सभी यह जानते हैं कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है।
ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। तो आपने सुना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस सिर्फ एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं है, ब्रह्मोस एक मैसेज है। ब्रह्मोस उन लोगों को मैसेज है जो भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधि करते हैं, उन दुश्मनों को मैसेज है जो भारत में आतंकी साजिश करते हैं, उनको क्लियर संदेश है। और ब्रह्मोस की ताकत का अंदाजा आपने पाकिस्तान के पूर्व अधिकारी, सैन्य अधिकारी की जुबानी भी आपने सुन ली। ब्रह्मोस की इसी ताकत पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर थोड़ी देर में होंगे, रक्षा विशेषज्ञ। माथुर सर हमारे साथ जुड़ गए। जय हिंद सर, गुड मॉर्निंग सर, आपका बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी सर, रक्षा विशेषज्ञ, स्वागत है ओपी तिवारी सर, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। और कमांडर विजय वडेरा, रक्षा विशेषज्ञ, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। माथुर सर, मैं आपसे सबसे पहले शुरुआत करना चाह रहा हूं। ब्रह्मोस की ताकत की बड़ी चर्चा हो रही है। अच्छा, शुरू में ये जश्न मना रहे थे पाकिस्तान के अंदर, ये सड़क पर मोटरसाइकिलें लहरा रहे थे और कह रहे थे कि भाई बड़ा मजा आया। तो अब आज जाकर पता चला है कि असली में मजा क्यों आया और क्यों जश्न मना रहे थे। जश्न इसलिए मना रहे थे क्योंकि भारत ने ब्रह्मोस दागनी बंद कर दी थी। 16 ब्रह्मोस दागने के बाद 24 घंटे पाकिस्तान में सन्नाटा था, और जब ये ब्रह्मोस बंद हुए, सीजफायर का ऐलान हुआ, तो पूरे पाकिस्तान में जश्न मनना शुरू हुआ कि भाई जान बची तो लाखों पाए। 16 ब्रह्मोस मारे और 4 तो भोलारी एयरबेस पर एक के बाद एक गिर जाओ, उनका वैक्स खड़ा था। मैं एक रिएक्शन चाहूंगा सर आपका, उसके बाद में ओपी तिवारी सर आपके पास आ रहा हूं। विवेक, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँ सीधे सीधे कि ब्रह्मोस की जो परफॉर्मेंस है उसने इट हैज एक्सीडेड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ एवरीवन, इंक्लूडिंग इंडिया एंड इंक्लूडिंग इंडियन पीपल हु हैव क्रिएटेड दैट वेपन सिस्टम। ये जितने हमने मिसाइल फायर करी, 100% मिसाइल अपने टारगेट पे लगे, और टारगेट पे ऐसी प्रिसाइज लोकेशन पे प्रिसिशन तरीके से टारगेट पे लगी। एक तो देखिए, 2 चीजें थी वजह उसकी, एक तो ये वजह रही कि हमने पिछले 2 दिनों में उनके एडी रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा डिग्रेड कर दिया। हमारी एयरफोर्स ने पहले तो ये ओपी तिवारी सर बताएंगे, हमारे मित्र हैं, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें पहले तो उनको हमने डिसीव किया। डिसेप्शन में हमने कुछ डिकॉय एयरक्राफ्ट होते हैं, इनके जो एक्चुअल ड्रिल्स है वो तिवारी साहब बता पाएंगे। वो डिकॉय एयरक्राफ्ट हमने भेजे, जिससे कि हमने उनको इस मामले में बिलीव करने में बाध्य किया कि एक इमिनेंट एयर स्ट्राइक इज इमिनेंट। तो उनके सारे एडी रिसोर्सेज जो बचे खुचे थे वो एक्सपोज हो गए। तो उनको फिर हमने एक्चुअल एयरक्राफ्ट के साथ न्यूट्रलाइज किया, डिग्रेड कर दिया, और फिर हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट थे वो अपना मिसाइल सिस्टम यूज करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र थे। कल भी मैंने कहा था कि हमारे एयरक्राफ्ट इस्लामाबाद के ऊपर उड़ रहे थे, वो लोग शायद बिना रडार के उनको नंगी आंखों से देख पा रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। इस हद तक हमने एयर डिफेंस सिस्टम्स को उनके बर्बाद कर दिया था। और जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं, जिससे कि आप डिटेक्ट करते हैं, जिससे कि आप उनको ट्रैक करते हैं, वो सिस्टम्स भी पूरी तरह से हमने जैम कर दिए थे या बर्बाद कर दिए थे। तो उसकी वजह से जो हम ये ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं, उनको एग्जैक्ट लोकेशंस पे 11 एयरफील्ड्स के ऊपर हम उसका फायर कर पाए। और नूर खान में थोड़ा सा हमने उनको ज्यादा प्रसाद दिया, ताकि उधर जो उसका जो असर है, दैट इज अ लॉन्गर लास्टिंग इफेक्ट, तो वो इफेक्ट हमने वहां पर उसको पाया। ये बहुत कम देखा जाता है कि किस प्रकार से एक वेपन सिस्टम 100% किल को गेन कर ली। तो ये बहुत बहुत बढ़िया मेरे हिसाब से सिस्टम रहा। इसमें 2-3 बातें उभर करके सामने आई कि सबसे बड़ा जो मुहाल था पूरी दुनिया को था कि भारतवर्ष जो है वो टेक्नोलॉजिकली काफी पिछड़ा हुआ है, और उनको वो जिस टेक्नोलॉजी को हमने डिस्प्ले किया है एक्चुअल कॉम्बैट कंडीशंस में, पूरा दुनिया सोचती थी कि वो टेक्नोलॉजी भारत के पास कदापि आ ही नहीं सकती। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश गया, और इससे क्या हुआ है कि जो 2-3 देशों ने हमसे ब्रह्मोस मंगाए थे, अब मुझे लगता है कि और ब्रह्मोस की डिमांड वो बढ़ गए सर। और एक और चीज बताता हूं मैं, नॉट ओनली दैट, इट इज कंपैरेटिव अफेयर। तो और ब्रह्मोस की डिमांड बढ़ेगी, और चीन और तुर्की के जो इक्विपमेंट हैं जो कि बुरी तरह फेल हुए, और उनको हमारी एयर फोर्सेस ने बिल्कुल डिग्रेड और ऐसा डेसिमेट कर दिया कि
कहीं ना कहीं उनका जो है असर पड़ना शुरू हो गया है। कल भी हमने इसके बारे में बात की थी, पता नहीं 17-12% उनके जो डिफेंस इंडस्ट्री के जो शेयर्स हैं वो नीचे गिरे हैं और हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत अच्छे इंडिजिनस सिस्टम जी। की, और उस इंडिजिनस सिस्टम को हमने और अपने जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, स्पेशल वॉरफेयर और नेविगेशन सिस्टम्स, इन तमाम को, वो भी इंडिजिनस थे, उन तमाम को इंटेग्रेट करते हुए हमने ये टेलिंग लोगों के ऊपर डिलीवर किया। तो मुझे मेरा मानना है कि ये बहुत जबरदस्त, मच लार्जर। रमन जी, सर रमन, आपने, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हो। आपने जिस सरल भाषा में इंडिजिनस भारत की, आत्मनिर्भर भारत की बात और ब्रह्मोस और बाकी एडीएस की जो बात आपने बताई, वापस लौटूंगा माथुर सर आपके पास। रमन इस वक्त जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान से लगता हुआ स्टेट है, सरहदी इलाका है, और पाकिस्तान में अगर कोई छटपटाहट, घबराहट और तिलमिलाहट, बौखलाहट, कुछ भी अगर ऐसी स्थिति होती है तो सबसे पहले रमन तक ये खबर आती है। तो रमन के पास जाएं, लेकिन उससे पहले एक छोटी छोटी जानकारी जो है मैं दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मोस कैसे पड़ा, तो इसके पीछे एक बहुत अच्छी जानकारी है, दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ। ब्रह्मोस का नाम जो है वो भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी को, दोनों को जोड़कर इसे ब्रह्मोस नाम दिया गया, और रूस और भारत ने मिलकर इस मिसाइल को डेवलप किया है, इसलिए इसे ब्रह्मोस का नाम दिया गया है। और ये नाम अब आतंकिस्तान के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। रमन, ये खुलासा हुआ कि 16 ब्रह्मोस फायर किए थे भारत ने, और भुलारी पर तो 4 एक साथ गिरे थे, जहां पर उनका एवैक्स खड़ा था। वो एवैक्स जो निगरानी करता, जो एयर डिफेंस के काम में आता। तो पहले ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान के एयर डिफेंस को ही ध्वस्त किया गया, और इसकी पुष्टि की है वहां के पूर्व सैन्य अधिकारियों ने। रमन जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, देश के अलग अलग कोनों से ये 16 ब्रह्मोस मिसाइलें जो हैं वो पाकिस्तान के एयरबेस को निशाना बनाकर जो है वो साधी गई हैं। दो ब्रह्मोस मिसाइल जो हैं वो जम्मू के कैंटोनमेंट इलाके से फायर किए गए थे, और जिस वक्त फायर किए गए थे हम उस समय जम्मू में ही मौजूद थे, और हमारे सामने ही वो 2 ब्रह्मोस जो एक के बाद एक करीबन 1 मिनट के अंतराल के अंदर जो है वो 2 ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो फायर की गई थी। अब अगर जहाँ तक बात करें इससे जो नुकसान हुआ है, आप तस्वीरें देख लीजिए, नूर खान एयरबेस की आप तस्वीरें देख लीजिए, बुलारी एयरबेस की आप तस्वीरें देख लीजिए, सरगोदा एयरबेस की आप तस्वीरें देख लीजिए, जकोबाद एयरबेस की, वहां पर जिस तरीके से तबाही का मंजर जो है वो देखने को मिला है। जिस तरीके से सरगोदा एयरबेस का जो रनवे है उसके बीचों बीच में करीबन 2 मंजिला गड्ढा जो है वो हो चुका है, यानी कि वो रनवे अब उड़ान भरने के जो है वो लायक बिल्कुल नहीं रह गया। इसी तरीके से अगर नूर खान एयरबेस की बात करें तो वहां पर भी जो हैंगर्स बने हुए थे, जहां पर पाकिस्तान के जो फाइटर प्लेन और जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो पार्कड थे, और जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक जब नूर खान एयरबेस पर ब्रह्मोस से हमला जब किया गया है तो वहां पर 2 हरकुलस C-130 प्लेन जो है वो खड़े थे, वो पूरी तरीके से डैमेज हुए हैं। इसी के साथ अगर हम देखें तो बलौरी जो एयरबेस है वहां पर एक हैंगर के अंदर जो है वो आप बड़ा सा सुराख जो है वो देख सकते हैं, और उसके बाद उसके चारों तरफ, वो खाली आप छत पर सुराख तो देखेंगे, लेकिन उसके चारों तरफ का जो हैंगर है वो किस तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है, और वहां पर एवैक्स सिस्टम जो पाकिस्तान का खड़ा था वो डैमेज हुआ है। इसी तरीके से जकोबाबाद में भारी नुकसान जो है वो हमारे ब्रह्मोस मिसाइल ने मचाया है। तो निश्चित रूप में जिस तरीके से सटीकता के साथ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का जो है वो हमला भारतीय वायुसेना की तरफ से किया गया था, वो सटीक निशाने पर जाकर उतरा है, और 16 की 16 मिसाइलें जो फायर की गई हैं वो एक भी मिस नहीं हुई है, ना ही एक को भी पाकिस्तान जो है वो इंटरसेप्ट कर पाया है। सभी मिसाइलें जो है वो अपने टारगेट को हिट करते हुए वहां पर बर्बादी जो है उसकी तस्वीर, उसके निशान जो है वो छोड़ गई है। तो निश्चित रूप में ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, और जिस तरीके से क्रूज मिसाइल के अंदर जो इंजन लगा होता है वो लगातार उस मिसाइल को पावर देता है। जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो एक बार अगर आप उसको टारगेट पर छोड़ देते हैं तो कुछ सेकंड के लिए वो मिसाइल को पावर जरूर देती है, लेकिन उसके बाद उसका इंजन जो है वो शट डाउन हो जाता है और फिर वो अपने फोर्स के साथ आगे बढ़ती है। लेकिन क्रूज मिसाइल जो होती है वो सुपरसोनिक भी नहीं, वो हाइपर सुपरसोनिक की कैटेगरी में ब्रह्मोस मिसाइल आती है। और निश्चित रूप में जिस तरीके से इसका इस्तेमाल हमने आतंक के खिलाफ किया है, और आतंक के खिलाफ जो हमारी कार्रवाई हुई और पाकिस्तान की तरफ से जब उसका पलटवार किया गया, सुपरसोनिक कैटेगरी में आती है मिसाइल, बिल्कुल सही कहा आपने। और आप तो बड़े रमन आप तो बड़े लकी निकले, आपने 2 ब्रह्मोस फायर होते हुए देखा, ये तो बड़ी शानदार बात आपने बताई। और जैसे कि आपने बताया सुपरसोनिक मिसाइल है। वडेरा सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ओपी तिवारी सर एक बार फिर से हमारे साथ स्क्रीन पर हमें दिख रहे हैं। अगर हम आवाज की गति की बात करें तो आवाज की गति से 3 गुने से ज्यादा पर ब्रह्मोस चलता है, जिसकी वजह से किसी रेडार की पकड़ में नहीं आता है, इसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है।
ज्यादा जानकारी ओपी तिवारी सर देंगे। लेकिन आवाज की गति कितनी होती है दर्शकों प्रति घंटे के हिसाब से, मैं आपको बताऊं, जो आपके लिए सरल होगा, आपके लिए जो आसान होगा, प्रति घंटे के हिसाब से आवाज की गति 1235 किलोमीटर प्रति घंटा आवाज की गति, और इससे 3 गुना यानी कि 3700-3800 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से उड़ता हुआ एक मिसाइल जो अपने टारगेट प्रिसिजन को इतनी क्लोजली टर्मिनेट करता है कि 300 किलोमीटर से भी दूर से दागे तो ये 1 मीटर के रेडियस में गिरता है जो इसका टारगेट होता है। इतना प्रिसाइज लोकेशन है ब्रह्मोस का, और इसलिए ब्रह्मोस से ये पाकिस्तानी जश्न मना रहे थे कि ब्रह्मोस गिरने बंद हो गए। हमें लगा कि ये कुछ जीत वीत का जश्न मना रहे हैं, वो मामला ही उल्टा था पूरा। ओपी तिवारी सर, जरा ब्रह्मोस के बारे में बताइए आज पाकिस्तानियों को। विवेक, ब्रह्मोस के कई वर्जन्स हैं, ठीक है। अब डिटेल क्या है ये डिस्कस करना यहाँ ठीक नहीं है। हमारी टैक्टिक्स क्या है, कैसे फ्लाइंग करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, इट इज नॉट वर्थ डिस्कसिंग ऑन दिस मैनर। बट फैक्ट इज दैट कि ब्रह्मोस जो है ना, कि रशिया के साथ कोलैबोरेशन में जो बनी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा यूजर इंटरफेस हमेशा रहा है। कोई इक्विपमेंट जब डिजाइन हो, अगर यूजर इंटरफेस हमेशा चलता रहे तो इक्विपमेंट की क्वांटिटी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया हो सकती है, जो हमने सिद्ध कर दिया। पर देखिए, कहने के लोग कहते हैं कि ब्रह्मोस को उम्मीद नहीं करते थे। अरे उम्मीद तो नहीं करते थे, एक्यूरेसी होती है, लेकिन जिस तरीके से डेवलप हुई है और कांस्टेंट एयरफोर्स का इन्वॉल्वमेंट रहा है इंजीनियर्स का, कि हमने कहाँ डिफाइन करना है, कैसे करना है और कहाँ कहाँ टारगेट है, उसके अलग अलग वर्जन है। कहाँ चाइना में अगर टारगेट करना है तो कहाँ पर है, बाहर कहाँ करना है, इंडिया में करना है तो कहाँ पर है, शिप से लॉन्च करना है तो कौन सी चाहिए, एयर से लॉन्च करना कौन सी चाहिए। ये बहुत डिटेल्स एंड डिटेल स्टडीज हैज बीन कैरिड आउट, बहुत दिनों से चले जा रहा है और हमारे एयरमैन एंड ऑफिसर हमेशा टच में रहे हैं। मैं एक माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगा कि एयरफोर्स के जो मेन ट्रेड्स है, मिसाइल है, रडार है, इक्विपमेंट्स हैं, अस्टेंट है, इनमें सरकार कम से कम जो ये अग्निवीर स्कीम बिल्कुल 100% बंद कर देना चाहिए। नहीं तो ये जो एफिशिएंसी हमने देखी है, हो सकता है कि भविष्य में नहीं देखना चाहिए। मैं श्योर हूं कोई सुन रहा होगा कि अग्निवीर भर्ती इस मेजर ट्रेड्स है एयरफोर्स के, डिटेल जो 10 ट्रेड्स है तो उसमें एक भी भर्ती होनी चाहिए, 100% होना चाहिए। अब जहां तक मिसाइल्स का ट्रेड पर, देखिए अभी भी कई बार देखो मिसाइल्स रेटिंग हो रही है ओवरऑल परफॉर्मेंस पे। हमारी जो शौर्य बन रही है, सपोज टू बी बेस्ट इन द वर्ल्ड, मिसाइल का लास्ट वर्जन है व्हिच इज सेकंड बेस्ट, 10 में से 4 एयरफोर्स, 4 इंडियन गवर्नमेंट की है। तो जिस तरीके से ये डेवलपमेंट और जिस तरीके से प्रोग्रेस चला है, उसका रिजल्ट और आउटपुट हमने देखा है। कितनी मिसाइल्स फायर की है, 14-15 रूट में आ रहा है, और क्या डैमेज हुआ वो पाकिस्तान खुद ही आएगा, बताएगा। जो हमने हैंगर में गिराई है तो उसमें कितने एयरक्राफ्ट गए होंगे, अवैक्स कितना डैमेज गया होगा। लेकिन व्हाट इज महत्वपूर्ण कि ये नहीं है, आइसोलेशन नहीं हो रहा कि फ्रांस ने एक मिसाइल बनाई, एयरफोर्स से खरीद लिया और फायर करना चाहिए। अब वही बनाया जा रहा है, मिसाइल वही बनाया जा रहा कि जो एयरफोर्स को चाहिए, वो मिसाइल वही बनाया जा रहा है कि एयरफोर्स को चाहिए। तो हमारे इंजीनियर्स और उनका एक इंटरफेस इस महत्वपूर्ण चीज है और इसका रिजल्ट सामने आया है। इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप का एक रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जो विश्वास, जो कॉन्फिडेंस देता है लोगों को कि आप बनाइए, हम आपके साथ हैं, हमें कोई बाहर से सामान खरीद के हमें कट नहीं लेना है। ये पॉलिटिकल सिविल लीडरशिप का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल था। पिछले 10 साल से जो चल रहा था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत डेडिकेशन का काम है। पर्टिकुलरली जब से यूक्रेन और रशिया जहां वॉर हुआ है, तब से ड्रोन का हमने इफेक्ट बहुत देख लिया। थैंक गॉड आपने एक दूसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा, ड्रोन का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब देखिए, ड्रोन बनाना भेजना एक अलग बात है, पर ड्रोन को न्यूट्रलाइज करना, ड्रोन को पैरालाइज करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी फौज कितना आगे सोचती है और कैसे तैयार रहती है। कितने एंटी ड्रोन गन बने हमारे, कितने इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स के मशीन्स बनी, जिनको कुछ काफी ड्रोन्स को तो हमने इलेक्ट्रॉनिकली उनको पैरालाइज कर दिया, वापस चले गए। ये तो ऑल थैंकफुल टू द आवर सर्विसेज एंड द अपना साइंटिस्ट हु आर इन इंटरफेस एंड एक बना रहे हैं। एकदम हंड्रेड्स के ग्रुप्स में आए। रशिया नहीं रोक पा रहा था, मॉस्को के ऊपर कई ड्रोन्स गिर गई, लेकिन भारत के साइंटिस्ट की वजह से, भारत के एयरफोर्स वालों ने इसको रोक लिया। यहां तक कि आपको आश्चर्य होगा, जैसे हमारे डीजी एयरफोर्स ऑपरेशन बोल रहे थे, एयर मार्शल भारती, कि हमने तो स्नाइपर्स से गिरा दिया काफी ड्रोन्स। हमारे जो हमारे गरुड़ से उन्होंने कई गिरा दिए इस तरह। तो लेकिन हमारा जो प्लानिंग था, इंडियन एयरफोर्स जो प्लानिंग थी कि हर स्टेज पर कैसा ड्रोन आएगा, उसको कैसे गिराना है, और आइडेंटिफिकेशन वाज बाय रडार कि किस क्वालिटी का आ रहा है। ये नहीं कि हमने कहीं ब्रह्मोस और S-400 छोटी मोटी मिसाइल के लिए वेस्ट कर रहे हैं, वो सब सेव कर रखा हुआ। अब इस S-400 पूरा बचा हुआ उनके जहाजों के लिए, अगर एयरबोर्न होते हैं तो उनको वही गिराया जाएगा। अरे हमारे तो पिछोरा 1960s के थे,
हमारे तो टेक्नीशियंस और ऑफिसर्स ने मिलके उसको सबसिडी बना के रखा। कई इक्विपमेंट खराब हो गए थे, जिसका पार्ट हमें वहां नहीं मिल रहा था रशिया में, तो यहाँ पर जलंधर में जाके बनवा के, यू हैव टू अप्रिशिएट द इनोवेशंस ऑफ आवर एयरमैन एंड ऑफिसर्स। तो उसको अब पिछोरा से हमने कई डाउन किया, हमने पिछोरा यूज करके। तो ये हमारी डेडिकेशन है, ये वचनबद्धता है कि हम आपके साथ तैयार हैं। नहीं, हम दोनों खाली चीजों की बड़ी करते हैं। तारीफ हो रही है सर। ओपी तिवारी सर, दोनों चीजों की बहुत तारीफ हो रही है, इनफैक्ट वर्ल्ड मीडिया में। अच्छा, वेस्टर्न मीडिया हम के यही कहना, प्रोपेगेंडा को what मैं, have- what आलोक have वंश जी हमारे we साथ जुड़ गए। ओपी तिवारी सर, एक सेकंड में आ रहा हूं। आलोक वंश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आलोक वंश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग आपको, जय हिंद आपको भी। तो दो चीजों की बड़ी तारीफ हो रही है। एक तो वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा, सबसे पहले हमने देखा कि भाई राफेल फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वेस्टर्न मीडिया पाकिस्तान मीडिया के हवाले से खबर चला रहा है, पाकिस्तान मीडिया वेस्टर्न मीडिया के हवाले, दोनों एक दूसरे के हवाले से खबर चला रहे हैं। किसी को कुछ पता नहीं है, किसी को कुछ जानकारी नहीं है, सब हवा में तीर मारे जा रहे हैं। लेकिन अब जब ये जो जर्नलिस्ट हैं या एक्सपर्ट्स हैं जो पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल रहे हैं, जो सैटेलाइट इमेजेस आ रहे हैं, इसके बाद पाकिस्तान में कोई जश्न नहीं मन रहा। पाकिस्तान में सन्नाटा है। और वेस्टर्न मीडिया के गाल पे करारा तमाचा है, जो पहले प्रोपेगेंडा फैला रहे थे कि भाई F-16 का इस्तेमाल करके राफेल, या फिर पता नहीं J-10 और F-17 का इस्तेमाल करके राफेल को टारगेट कर लिया गया और भारत के जो S-400 उसको निशाना बनाया गया। इस तरह की ये जो प्रोपेगेंडा है, ये बहुत दिन तक टिकते नहीं है, और ये बात सबको जाननी चाहिए। मैं वडेरा सर का एक रिएक्शन उसके बाद आपके पास, रमन आपके पास और आलोक जी आपके पास आ रहा हूं। वडेरा सर, ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा था, इस प्रोपेगेंडा को भी ब्रह्मोस ने और हमारी एडीएस ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने ध्वस्त कर दिया है। देखिए, आपको याद होगा कि 22 अप्रैल के तुरंत बाद, आई थिंक 23 या 24 अप्रैल को, हमारे एक फ्रंटलाइन शिप ने आउट एट सी ब्रह्मोस का लाइव फायरिंग किया था, सक्सेसफुल लाइव फायरिंग किया था। बिल्कुल सर, हाँ, तो याद है। वो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन था दुनिया को और खासकर पाकिस्तान को कि हमारे ये जो भी वेपन सिस्टम है, दे आर फुली ऑपरेशनल एंड दे आर रेडी टू स्ट्राइक विद एक्यूरेसी। उसके बाद हमारी जो वेस्टर्न फ्लीट है, इट हैज बीन ऑन द हाईएस्ट अलर्ट एट सी, गार्डिंग द ओशन and standing by to launch its BrahMos, its MiG-29 aircrafts with the missiles, etc., at sea should the need arise. So that has been a biggest factor for the Pakistani naval fleet to remain inside harbor or close to the harbor. They have not ventured out of their territorial waters, because they knew we have a carrier task force protected by the latest frontline ships, armed with the BrahMos missiles and MiG-29 aircrafts on board Vikrant, which will take off moment the need arises. So that has been a big factor for the Pakistan Navy to stay indoor. As far as BrahMos is concerned, Navy also has taken part, though it has not yet come out in the public officially. But I understand that naval ships also were part of it. स्पेशली INS विक्रांत सर, INS विक्रांत ने जिस तरीके से कराची के आसपास डेरा डाला हुआ था, और INS विक्रांत के साथ साथ उनके जो फ्रिगेट्स और बाकी जो शिप्स और सबमरीन्स उनके साथ चलती हैं INS विक्रांत के साथ, वो उसने पाकिस्तान को एक तरह से चोक कर दिया था। बिल्कुल। और सबसे अहम बात यह है कि हमारी जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, which are equipped with the ballistic missiles, ICBMs, they were also patrolling the ocean. So we had a complete full force in a sea denial mode in the Arabian Sea. That also was one of the contributing factor for Pakistan to come to its knees and ask for a ceasefire when they saw that their airfields are getting bombarded, getting damaged, they are unable to operate their aircrafts. So it's a very excellent tri-service homogeneous operation which has been carried out. And if you remember, after 22nd April, every day there used to be a meeting in Prime Minister's house with the concerned defense officials, with the NSA, with the defense minister on almost daily basis. Obviously, they were not sitting there to chat
about anything else. They were making strategies, they were making tactics, and having given the complete power, freedom to the defense forces, all the three services went out and they have implemented whatever was given by the High Command, by the Prime Minister, and what was necessary to protect लेकिन our सर, interests. बिल्कुल सही बात, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये अचीव किया हमने। लेकिन आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक वत्स जी सीजन जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, और आलोक वत्स जी को पता होगा कि जब आत्मनिर्भर भारत स्कीम लॉन्च किया गया तो विपक्ष के कुछ नेताओं ने, नाम कोट नहीं करना चाहूँगा, खैर ठीक नहीं लगता नाम कोट करना या कुछ कहना, कुछ नेताओं ने कहा था कि ये शेर है, उसमें कल पुर्जे दिखते हैं, वो चलता है, क्या इससे भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। उस एक तरह से जो लोगो है आत्मनिर्भर भारत का, उसका भी मजाक बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन देखिए, कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, और प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष ये है कि भारत के अपने बनाए गए ब्रह्मोस मिसाइल से, जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो आवाज से भी 3 गुना आवाज की गति से 3 गुना गति से ज्यादा से फायर करता है, हमला करता है, उससे हमने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। और आज ये जवाब उन लोगों को मिल गया जो लोग ये सवाल उठाते थे कि भारत आत्मनिर्भर कैसे हो जाएगा हथियारों के क्षेत्र में या फिर किसी भी क्षेत्र में। अभी थोड़े दिन पहले एक डेटा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया था। उन्होंने कहा था डिफेंस एक्सपोर्ट 2013-14 में 686 करोड़ रुपए था हमारा, 2024-25 में 23,622 करोड़ है, जिसे 2030 तक 50,000 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है। आलोक वत्स जी। देखिए विवेक जी, जल, नभ और स्थल के उच्च अधिकारी हैं, वो जितनी सूक्ष्मता से इन चीजों को समझा सकते हैं, वो आम आदमी, हम आप जैसे लोगों को शायद समझाना मुश्किल होगा। लेकिन मोटे तौर पर जिस तरीके से वेस्टर्न मीडिया ने पाकिस्तान के दबाव में या पाकिस्तान के फेवर में आके जो बातें कही, आज हमने सिद्ध कर दिया है कि वो सारी बातें बिल्कुल निराधार है, निरर्थक है और असत्य है। हमारे जो ब्रह्मोस जो हमने ऑर्डर किए थे, 220 ब्रह्मोस जो 800 किलोमीटर की रफ्तार से पार करते हैं, जिनको लॉन्च हम वारशिप से भी कर सकते हैं, सबमरीन से भी कर सकते हैं, एयर फाइटर एयरक्राफ्ट से भी कर सकते हैं और जमीन से भी कर सकते हैं। वो जो हमने 16 ब्रह्मोस दागे, वो सब अपने क्षमता से अपने पॉइंट पर जाके जिस काम के लिए निर्धारित किया गया था उस लक्ष्य को पूरा करके और उनके एयर बेसेस के को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, जिसका आपको सैटेलाइट इमेजेस पुष्टि कर रही हैं। तो अब पूरी दुनिया को पता लग गया है कि भारत की सैन्य शक्ति कितनी मजबूत है, और जिस तरीके से पाकिस्तान के सारे जो अभी फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, उसमें जिस बदहाली में वो चले आए हैं अपने एयरपोर्ट को लेकर, या जिस तरीके से वो 14 करोड़ रुपया उन जगहों को फिर से बसाने के लिए दे रहे हैं जहां आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी, ये सब इस बात को प्रूव कर रहा है। नहीं सर, इसमें आलोक वत्स जी, मैं ये चाह रहा था कि आप उस बात पर थोड़ा सा और दर्शकों को जागरूक करें, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमने कदम बढ़ाया, ब्रह्मोस का निर्माण करना हो, ब्रह्मोस एनजी अब हम बना रहे हैं, इसके अलावा शौर्य मिसाइल की बात तो अभी थोड़ी देर पहले ओपी तिवारी सर ने की। तो ये जो एफर्ट रहा है, ये जो जर्नी शुरू हुई है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये भारत था जो बहुत निर्भर रहता था कि हम बाहर से कौन कौन सी चीजें लाकर अपनी सैन्य शक्ति को मजबूती दे रहे हैं। लेकिन आज मुझे कहते हुए फक्र हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हमने यहाँ पर अपने सैन्य शक्ति को मेक इन इंडिया से बढ़ावा देने का काम किया है, वो अपने आप में एक अभूतपूर्व कीर्तिमान है। और अब जैसा कि राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हमारा लक्ष्य 50,000 करोड़ एक्सपोर्ट करने का है इन चीजों का, जो पहले बिल्कुल इसके उलट था। हम बाहर से चीजें लाते थे तो हम अपनी सैन्य शक्ति को मजबूती देते थे, लेकिन आज हम जिस तरीके से यहां मेक इन इंडिया कर रहे हैं, उससे भारत के एक्सपोर्ट को भी मजबूती मिली है और भारत की सैन्य शक्ति आज विश्व के जो शायद जो सीनियर
लोग हैं वो इसकी पुष्टि करेंगे कि जो 5 सबसे बड़े सैन्य शक्ति हैं विश्व में, उसमें भारत की भी गणना होने लगी है। हमारी सैन्य शक्ति आज काफी मजबूती लिए हुए है, चाहे वो एयर स्पेस में हो या नेवी में हो या फिर स्थल पे हो, तीनों जगहों पर अत्यधिक मजबूती आई है। और उस मजबूती का कारण है कि हमारे पास भी वो आधुनिक उपकरण मौजूद हैं जो किसी भी विश्व के देश के पास मौजूद हैं। और जिस तरीके से हमने उसका इस्तेमाल करके क्षमता से अचूक निशानेबाजी की है, वो अपने आप में हमारी शौर्य गाथा को कह रहा है कि किस तरीके से भारत का सेना अब किसी से भी मुंह तोड़ जवाब लेने में सक्षम है। और पाकिस्तान को तो सीज फायर हो गया, चलिए जिन भी कारणों से हुआ उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन अगर ये लड़ाई 2-3 दिन और चलती तो मुझे लगता है कि कराची, रावलपिंडी, लाहौर सारा हिंदुस्तान के कैप्चर में हो जाता। नहीं ये लेकिन हमारा मकसद आलोक जी, ये तो इंडियन आर्मी का कभी मकसद रहा ही नहीं। और इंडियन आर्मी ने शुरू में कह दिया था कि हम आतंकिस्तान और उसके लिए जिम्मेदार लोगों से बदला लेंगे, ये प्रधानमंत्री का बयान था। हाँ ये सही है कि हम युद्ध में नहीं गए थे, युद्ध में नहीं गए थे, हाँ। एक पर्टिकुलर मिशन पे गए थे, मिशन पे गए थे, और उस मिशन को हमने 100% अचीव किया जी। कि जो आतंकवादी ठिकाने थे उनके पहले तो उनकी लिस्टिंग की और उनके बारे में पूरी सूक्ष्मता से जानकारी ली, और जब उन पर हमने अपने मिसाइल दागे तो वो अपने पॉइंट पे जाके उन्होंने अपना काम किया। ये 3700-3800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल चलती है तो कहां किसी रेडार के पकड़ में आने वाली। और एक नहीं 16 मिसाइल दागे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी। वो बता रहे थे वहां के एक पूर्व सैन्य अधिकारी, कह रहे हैं एक के बाद एक जो भोलारी एयरबेस है वहां पर हैंगर में जहां एवैक्स खड़ा था, 4 ब्रह्मोस गिरी एक के बाद एक, धाएं। उनको पता ही नहीं चला क्या हो रहा है, उनको समझ में ही नहीं आया आखिर अचानक इतनी बमबारी कहां से शुरू हो गई है। मैं आलोक जी आपके पास वापस आऊंगा, एक बड़ी खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं, उसके बाद माथुर सर आपके पास आ रहे हैं। रक्षा बजट पर ऑपरेशन सिंदूर का असर दिख रहा है। रक्षा बजट बढ़ा सकती है सरकार, नए हथियार और गोला बारूद भी खरीदा जा सकता है, संसद सत्र में दी जा सकती है मंजूरी। बजट में हो सकता है आवंटन 50,000 करोड़ बढ़ाने का प्रस्ताव है। अभी 6.81 लाख करोड़ का रक्षा बजट है, इसे 7.25 लाख करोड़ तक ले जाया जा सकता है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। रक्षा बजट बढ़ा सकती है सरकार, यानी कि डिफेंस रिसर्च भी बढ़ाया जाएगा और साथ साथ जो इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, उसको भी सरकार और ज्यादा तेजी से खरीदेगी। तो एक बड़ी और अच्छी खबर आ रही है। भारत को भी अपना रक्षा बजट बढ़ाना चाहिए, लेकिन आत्मनिर्भर भारत होने की वजह से हमारे रक्षा बजट में हमें कुछ ढील मिली थी। लेकिन जो हथियारों की चर्चा हो रही है, जिस इंडिजिनस हथियारों की चर्चा हो रही है, उसमें स्वदेशी जो आकाश मिसाइल है, माथुर सर, नागास्त्र 1 सुसाइड ड्रोन एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तानी मिसाइलों को तबाह कर दिया। आकाश मिसाइल जो अब ब्राजील समेत कई देश इसमें रुचि दिखा रहे हैं। स्काई स्ट्राइकर ड्रोन विमान प्रणाली की तरह उड़ान भरता है और मिसाइल जैसा अटैक करता है। एंटी ड्रोन D4 सिस्टम, इसने तुर्की में बने ड्रोन हमलों को मात दी। ब्रह्मोस मिसाइल की तो हम बात कर ही रहे हैं। तो ये जो वो अस्त्र हैं जो इंडिजिनस थे, जो भारत में बने हुए थे, S-400 तक तो बात पहुंची ही नहीं थी। माथुर सर। हाँ देखिए विवेक, मैं इससे पहले कि आपके प्रश्न का उत्तर दूं, 2 चीजें मैं ऐड करना चाहता हूं। अभी जो आलोक जी ने कहा कि जल, थल और नभ, मैं उसमें 2 और ऐड करना चाहता हूं, स्पेस और अंडर वाटर। स्पेस में भी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी ने बहुत जबरदस्त आयाम स्थापित किए हैं और उनके वजह से एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा रोल हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस गाइडेंस, स्पेस नेविगेशन, इसने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में प्ले किया है। और दूसरी बात, हमारे पास एक बहुत जबरदस्त अंडर वाटर कैपेबिलिटी भी है, इंक्लूडिंग
जो जो हम अपने न्यूक्स हम हालांकि हम कभी प्रयोग में लाएंगे नहीं, लेकिन उनको हम अंडर वाटर सबमरीन से भी फायर कर सकते हैं। तो ये भी एक कैपेबिलिटी है। तो जब भी हम इसके बारे में बात करें तो पांचों डायमेंशंस में बोले। दूसरा जो ओपी तिवारी साहब कह रहे थे, मैं उसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपके प्रश्न में आता हूं। वो ये बढ़ाना चाहूंगा कि पहले हम लोग बहुत कम इन्वॉल्वमेंट सर्विसेज का हुआ करता था प्रोक्योरमेंट्स में। अब क्या है कि पिछले 10-12 वर्षों से हमने एक थ्रेट परसेप्शन, एक थ्रेट एनालिसिस किया है कि किस प्रकार का हमारे को बैटलफील्ड एनवायरनमेंट आने वाले समय में मिल सकता है, और उस बैटलफील्ड एनवायरनमेंट को और जो शत्रु देश हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रेटेजी बनाई है, बहुत स्टडी एंड बहुत माफिक स्ट्रेटेजी बनाई है कि हम किस प्रकार से अपनी तीनों फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन करें। मॉडर्नाइजेशन देखिए इस बात पे और निर्भर करता है विवेक कि वो हम चाहते क्या हैं। अगर हम चाहते हैं कि एक एक्स्ट्रा रीजनल पावर बने, हम प्रोजेक्ट करें बाहर, तो हमको एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जरूरत होगी। ये सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं। तो हमारे को, जैसा कि तिवारी साहब कह रहे थे, हमारे को जिस प्रकार की चीजों की आवश्यकता थी, जिस प्रकार की मिसाइल्स की हमें आवश्यकता थी, जिस प्रकार के एयरक्राफ्ट की हमें आवश्यकता थी, उसको प्लान करने में और उसके प्रोक्योरमेंट में एयरफोर्स के, आर्मी के, नेवी के जो एक्सपर्ट्स हैं और जो उनके जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, उनको शुरू से आखिर तक उसमें शामिल रखा गया। और एक प्रॉपर हमारे पास स्ट्रेटेजी बनी हुई है कि हम किस प्रकार से अपना डिफेंस मॉडर्नाइजेशन करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी वजह रही कि हम एक कंपैटिबल सिस्टम्स खरीद सके और एक बहुत ही बेहतरीन हमने ग्रिड तैयार कर पाए, जो कि तीनों सर्विसेज उसके अंदर बराबर की उसमें इन्वॉल्व रही। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब जहां तक सवाल है, आप एक और वेपन सिस्टम भूल रहे हैं, आकाश तीर। देखिए, आकाश है, आकाश तीर है, या कमिकाज़ी ड्रोन्स हैं, नागास्त्र है, ये तमाम चीजें इसलिए हम जो डेवलप कर पाए क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट हमने फोर्स ही करी थी कि हमें पता था कि आने वाले कॉन्फ्लिक्ट में हमको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, ये रेडार सिस्टम चाहिए, इस प्रकार का तो जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम चाहिए। तो आकाश तीर एक बहुत जबरदस्त तरीके का एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है और इसने बहुत अच्छा काम किया। और जो एयरफोर्स का जो सिस्टम होता है, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, उसके साथ मिलकर के इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से, जो कल से मैं कह रहा हूं, जब शुरू से इनफैक्ट जो हमने एक इलेक्ट्रॉनिक फेंस तैयार कर दी थी कच्छ से लेकर के और सियाचिन ग्लेशियर तक, उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो मेरा ये मानना है कि आकाश तीर, नागास्त्र और भी अच्छे हथियार, जो वेपन सिस्टम्स हमने तैयार किए, और फिर हम जिनको इस्तेमाल नहीं कर पाए, हम अब देखिएगा कि जिस प्रकार से ये तमाम चीजें उभर करके सामने आ रही हैं, तो जो हमारे नेवल एसेट्स हमने तैयार किए हैं, चाहे वो इंडिजिनसली बिल्ट न्यूक्लियर सबमरीन हो या एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत हो, तो ये जब चीजें और सामने आएंगी तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव मैसेज जाएगा कि किस प्रकार से भारत की तीनों आर्म्ड फोर्सेस ने पिछले 10-12 वर्षों में एक सिस्टमेटिक तरीके से मिशन को ध्यान में रखते हुए मॉडर्नाइजेशन किया है। अब मैं आपको जहां तक सवाल वेस्टर्न मीडिया का है वो बताता हूं। उसमें देखिए, मेरा पर्सनल टेक ये है कि वेस्टर्न मीडिया ने जो रिपोर्ट किया उसमें पाकिस्तान का कोई दबाव नहीं था। पाकिस्तान के दबाव में तो बांग्लादेश भी नहीं आएगा, आप वेस्टर्न मीडिया को छोड़ दीजिए। तो दबाव उनका नहीं था। वेस्टर्न मीडिया खुद इस बात में विश्वास नहीं कर पाया कि भारत जैसा देश इस प्रकार की टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है। भारत जैसा देश, मेन तकलीफ इसी बात की है सर। हाँ, तो वही तो उनको वो इस बात से उनको वो अचंभित थे कि भारत ने ये कैसे कर लिया, और इसी वजह से वो शुरू से डिनायल मोड में आ गए कि ये हो ही नहीं सकता, कि भारत के पास ये काबिलियत ही नहीं है, भारत के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, भारत के पास एबिलिटी टू यूज दिस टेक्नोलॉजी नहीं है। और हमारे फोर्सेस ने टेक्नोलॉजी डिस्प्ले करी एक्चुअल कॉम्बैट सिचुएशन में, और फिर एबिलिटी, अब जब परतें खुल रही हैं अब उनको नजर आ रहा है। और एक उस लेटर का मैं फिर आपको मेंशन करना चाहूंगा, जो चाइना ने एक पेड आर्टिकल ब्रिटिश डेली में छपवाया था, और जिसमें उन्होंने JF-17 की प्रशंसा करी थी और चाइनीज इक्विपमेंट की, और उन्होंने कहा था कि हमने इंडिया का लाइट बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, तोड़फोड़ कर दिया। तो वो उनको वापस करना पड़ा था। उससे भी ये पता पड़ता है कि किस प्रकार से वो जो सिस्टम्स हैं जो पाकिस्तान के पास चाइनीज सिस्टम थे, वो बिल्कुल नाकाम रहे, और किस प्रकार से अगर वो विड्रॉ नहीं करते तो शायद। जी माथुर सर, चाइना और पाकिस्तान का तो समझ में आता है,
वेस्टर्न वर्ल्ड के जो डिफेंस मैन्युफैक्चर हैं, बड़े बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चर, चाहे वो बोइंग हो, चाहे वो और भी कई ऐसी कंपनीज हैं, डसॉल्ट एविएशन हो, या फिर जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जाहिर सी बात है वो अरबों खरबों डॉलर्स में खेलते हैं सर। वो वेस्टर्न मीडिया को उंगली पर नचा सकते हैं और वहां की मीडिया को अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। अब जब भारत का डिफेंस इंडस्ट्री इतनी जबरदस्त तरक्की कर रहा है, दुनिया भर के ऑर्डर्स आ रहे हैं, हमारे हथियार खुद को प्रूव कर रहे हैं, तो उनकी पेट में दर्द होना लाजमी है और वो साजिश करेंगे, वो प्लानिंग करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे, साजिश करेंगे, भारत को और भारत के हथियारों को नीचा दिखाने की भी कोशिश करेंगे। ये सब कुछ होगा और इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। ओपी तिवारी सर कुछ कहना चाह रहे हैं। ओपी तिवारी सर, देखिए, अभी तक यूरोपियन वेस्टर्न वर्ल्ड का एक ही मकसद था कि इक्विपमेंट बनाए, आर्मामेंट बनाए और दुगने तिगने प्राइस पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को बेचे। अभी देखिए ड्रोन का सवाल है। ड्रोन में देयर आर 600 ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। प्राइवेट सेक्टर से कम इन लॉन्ग वे। अभी जो ड्रोन इसकी टर्की की ड्रोन की बात कर रहे हैं या किसी और की ड्रोन की बात कर रहे हैं, हम विल टेक ओवर। हमें एक समझना चाहिए कि अमेरिका नंबर 1 क्यों है। अमेरिका नंबर 1 भारतीय ओरिजिन के साइंटिस्ट के बल पर है, इन वैज्ञानिकों के बल पर है। ये वैज्ञानिक और साइंटिस्ट वहां क्यों गए? वहां गए कि जब तक यहाँ सरकार ने इनका मनोबल ऊंचा नहीं किया और मौका नहीं दिया, मौका ढूंढने के लिए। अब मौका हो गया है, सब कुछ हमारे पास है। ये साइंटिस्ट जो अमेरिका को नंबर 1 ले आ सकते हैं, भारत को भी नंबर 1 ले आ सकते हैं। अब इक्विपमेंट्स हमारे लोग कहते थे कि भारत में बना हुआ अच्छा नहीं बना हुआ, अभी तो हमने टारगेट दे दिया। माधुर से बताया था, जिस लोगों को उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा एक्यूरेट टारगेट किया, बिकॉज इट हैज बीन डेवलप्ड इन पार्ट्स में ढंग से डेवलप हुआ कि ये देखा इसमें क्या कुछ गलती है, उसको मॉडिफाई किया, फिर आगे बढ़े, फिर मॉडिफाई किया, रिजल्ट हैज टू बी 100%, वो प्रूव कर दिया। तो सबसे ज्यादा डर जो वर्ल्ड के वेस्टर्न वर्ल्ड के माफिया हैं उनको हो गया है कि हमारा मार्केट तो, हमारे मैन्युफैक्चर सब बिक्री बंद हो जाएंगे और हम सड़क पर आएंगे तो नहीं आएंगे, लेकिन नुकसान होगा। और जो अफ्रीका को जिस तरह इंडिया ने, हमारे प्रधानमंत्री ने बूस्ट किया है, G21 में G21 लेके आए, वो हमारा एक बहुत बड़ा मार्केट होगा। क्योंकि पहले एक तो हमारा सामान सस्ता है वेस्टर्न की अपेक्षा, और इस वॉर में हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है। ये प्रूव कर दिया है कि हमारे इक्विपमेंट उनसे लाख गुना अच्छे हैं। बाहर का हम इक्विपमेंट कई खरीदते थे, सबका खरीदते थे, लेकिन हमारे रिलायबल इक्विपमेंट जिसमें पूरा भरोसा था वो रशिया का था। इवन फ्रांस फुल्ली सपोर्ट, फ्रांस कोई भी इक्विपमेंट देता है अपने। लेकिन सर एक इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछ रहा हूं सर, एक इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछ रहा हूं, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की भी मैं बात करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप पे लगातार मैं बातचीत कर रहा हूं और डे 2 से मैं लगातार डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बातचीत कर रहा हूं आप लोगों से। ओपी तिवारी सर, मेरा एक छोटा सवाल आपसे ये है, हमें तेजस MK1 मिलना है HAL से, जिसमें लगातार देरी हो रही है और लंबा चौड़ा ऑर्डर हमने दिया हुआ है, उस बारे में जरा दर्शकों को बताएं प्लीज। देखिए, पूरा डिटेल तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ये इंग्लैंड, अमेरिका ने प्रॉमिस करके भी हमारा प्रोजेक्ट 1 साल डिले किया है। हमें जेट इंजन्स नहीं दिए हैं। हाँ, इंजन्स का मतलब डिटेल तो उतना आप ज्यादा जानते हो मुझसे नहीं है। डिले किया, इस तरफ को डिले करने के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच हमारी भारत सरकार ने और हमारे एयरफोर्स ने, HAL ने शुरुआत कर दी है। समय दूर नहीं है, भले किसकी हेल्प लेना पड़े। हो सकता है कि इंजन की एफिशिएंसी, फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा हो, लेकिन अब इंजन डेवलप होगा और हमें कोई किसी की तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब लेकिन द वर्ल्ड वॉरफेयर, बातू साहब जैसे बता रहे थे कि भाई सारे कन्वेंशन जुड़ गए, कई सारे डिफरेंट डायमेंशन जुड़ गए वॉर में। एक ड्रोन तो बहुत सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हो गया, जिसमें ना आदमी की लॉस है ना किसी की लॉस है। और कई ड्रोन तो इतने अच्छे हो गए कि घूम घूम के रिकेट करते हैं, फिर स्ट्राइक करते हैं। जिस तरीके से ड्रोन की तरफ हमारे साइंटिस्ट लग गए हैं। और दूसरा एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस में भी हम काफी आगे निकल गए। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस का और जैमिंग का ये टारगेट था कि 25 मिनट तक पाकिस्तान एयर डिफेंस जाम रहा था, हो गया था, पूरा पैरालाइज हो गया था, पूरा डिमोटिवेट हो गया था, और हमारे रिजल्ट 100% हुए। जल्दी से डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बातचीत कर लेते हैं तिवारी सर, क्योंकि समय भी जो है वो सीमित है। डोनाल्ड ट्रंप कल एक 83 करोड़ के इनाम वाले आतंकी से मिलते हैं, तारीफ करते हैं, और अब खबर यह आ रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव में तुर्की अपनी भूमिका के लिए निशाने पर, और भारत ने तुर्की की कई मौके पर मदद की। लेकिन जब बात समर्थन की आई तो वह पाकिस्तान के साथ बिना सोचे समझे, बिना रोक टोक के खड़े हो गया। भारत से संघर्ष के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन के साथ साथ कई हथियार उपकरण दिए, कई विमान हरकुलिस C-130J पाकिस्तान भेजे, ड्रोन्स भर भर के भेजे।
लेकिन तुर्की की गद्दारी को देखते हुए भारतीय व्यापारियों ने वहां से डील करने से इनकार कर दिया है। अब अमेरिका की दोहरी नीति फिर उजागर हो रही है। आतंकवाद पर ट्रंप एक तरफ भारत के साथ खड़े होने की बात करते हैं, आतंक से लड़ने की बात करते हैं, दूसरी तरफ खुद एक इनामी आतंकी के साथ मुलाकात करते हैं, जोलानी जिसका नाम है। और एक और खबर यह है कि आतंकवाद के साथ खड़े तुर्की के साथ रक्षा डील भी करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की के साथ ऐसा सौदा किया है जो भारत के लिए खतरे की घंटी है। अमेरिका ने अपने भारतीय दोस्त को धोखा देते हुए तुर्की के साथ बड़ी हथियार डील कर ली है। भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलने वाले तुर्की के साथ अमेरिका ने एयर टू एयर मिसाइल बेचने का सौदा किया है। तुर्की के साथ अमेरिका ने जो हथियार डील की है वो काफी विनाशकारी है। यानी डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका का कहिए आप, ये डबल कैरेक्टर है। इसकी क्या गारंटी है टर्की यह हथियार पाकिस्तान को नहीं देगा, और इसकी क्या गारंटी अगर पाकिस्तान ये हथियार पहुंचा तो फिर वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। इससे पहले भी F-16 को लेकर अमेरिका पाकिस्तान से करार कर चुका था। अमेरिका ने कहा था कि पाकिस्तान इन फाइटर जेट्स का इस्तेमाल आतंक विरोधी गतिविधियों के लिए करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया। सवाल उठता है, अमेरिका का तुर्की के साथ समझौता कहीं तुर्की के जरिए पाकिस्तान की मदद करना तो नहीं है? मैं वडेरा सर आपका एक रिएक्शन चाहूंगा इसी सवाल पर, उसके बाद माथुर सर आपके पास आ रहा हूं। जी आपका माइक चेक कीजिएगा सर, आपका ऑडियो नहीं मिल पा रहा। Yeah, sorry. So India is the fifth world economy and moving at a fast speed to become the third world economy. So this thing is not being digested by all these Western countries, especially USA, Exactly. UK. Okay. जी, so इनको हजम नहीं हो रहा है, बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं। सर अगर थोड़ा सा हिंदी दर्शकों के लिए अगर हिंदी में भी आप जवाब दें तो ये उनको हजम नहीं हो रहा है, तो वो किसी ना किसी तरीके से इस चीज को हॉट लगाना कोशिश करेंगे कि ये थोड़ा रुक जाए। तो ये जो अटैक हुआ है ये भी एक एक्चुअली भारत की इकोनॉमी पे अटैक हुआ है क्योंकि अगर हमारे जो टूरिस्ट नहीं आएंगे जम्मू में, कश्मीर में, तो हमारे इकोनॉमी स्लो हो जाएगी, उसमें फिर टाइम लगेगा उसको फिर रीजनरेट करने के लिए। तो दिस इज बेसिकली अटैक ऑन आवर इकोनॉमी। बट फॉर्चुनेटली आई थिंक फॉर द पास्ट एटलीस्ट 5 to 6 years we have always been progressing in terms of becoming self-reliant, आत्मनिर्भर। उसकी वजह से आज हम इस पोजीशन में हैं, इस ताकत में हैं कि हमने पाकिस्तान को उसकी मिसएडवेंचर के लिए करारा जवाब दिया है और टाइट स्लैप दिया है, क्योंकि ये पाकिस्तान ने भी और वेस्टर्न कंट्रीज ने भी इतना नहीं सोचा होगा कि हम इस तरह से अपना रिएक्शन देंगे। तो दिस इज वन बिग थिंग विच वी हैव अचीव्ड। अभी हमको क्या करना है कि हमको अपना टेम्पो बनाए रखना है। हमको ये नहीं, इस चीज की नहीं परवाह करनी चाहिए कौन हमारा सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा। हमको अपना सपोर्ट खुद को करना है। उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे MSMEs एंड सब इतना वो हम कोशिश कर रहे हैं और एनकरेज कर रहे हैं अपने इंडियन इंडस्ट्रीज को डिफेंस में मैन्युफैक्चरिंग के लिए कि अगर हम ये टेम्पो बनाए रखें और इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते रहें तो ऑटोमेटिकली हम मिलिटरीली भी स्ट्रांग हो जाएंगे। इसी वजह से विक्रांत का बनना ऑलमोस्ट 84% इंडिजिनस, इनफैक्ट नेक्स्ट एयरक्राफ्ट ऑन ऑर्डर, द न्यूक्लियर सबमरीन कमिंग अप, all these things are going towards making us a real strong economic as well as military power, which is the one which will prevent others to try and do any misadventure. तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है जी, ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, ये आपदा में अवसर वाली बात है। सर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। जब कोई साथ नहीं दे तो फिर इंसान को आत्मनिर्भर होना पड़ता है, अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ता है। We have to stand on our own feet, yes. बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं आपकी बातों से सहमत हूं। लेकिन मैं माथुर सर के पास जा रहा हूं। माथुर सर, डोनाल्ड ट्रंप की नीति या अमेरिका की नीति क्या है?
विवेक, देखिए, मैं आपको एक बात, कल भी हम इस बारे में बात कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की नीति बिल्कुल साफ है और डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का इंटरेस्ट देख रहे हैं। देखिए, तुर्की का जहां तक प्रश्न है, दो तीन बातें हमें समझने की आवश्यकता है। पहली बात तो यह है कि तुर्की नाटो का सदस्य है। तुर्की चूंकि नाटो का सदस्य है तो वो एक नेचुरल अलाय है अमेरिका का, पहली बात। दूसरी बात ये, आप ये भी नोटिस करें कि तुर्की और इजराइल आमने सामने है। इजराइल अमेरिका का सबसे पक्का दोस्त है, सबसे पक्का। मेरे ख्याल से जो रिश्ते इजराइल और अमेरिका के हैं वो किसी के भी, किन्हीं भी दो कंट्रीज के नहीं हो सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अभी जो बावजूद उसके, जब उनको ये भी पता है कि शायद हो सकता है इजराइल के खिलाफ ये मिसाइलें इस्तेमाल हो जाए, तो वो जो तुर्की के साथ ये डील कर रहे हैं। तीसरी बात ये होती है कि तुर्की उनके साथ F-35 के डेवलप के उसमें डील में भी कहीं ना कहीं जुड़ रहा है, उनको अपने F-35 भी बेच रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो अमेरिका का जो डील है ये विद तुर्की, वो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक अपने जो इंटरेस्ट के ऊपर निर्भर है। उनको अपनी मिसाइलें बेचनी है, तुर्की में उनको एक खरीदार मिला है, उसको बेच रहे हैं। और दूसरा, वो नाटो की शक्ति, आफ्टर ऑल नाटो में ये है कि आप जब भी कोई एक दूसरे के ऊपर हमला होगा तो आप एक दूसरे की मदद करने के लिए हर तरह से मदद करेंगे। बिल्कुल साधारण भाषा में कह रहा हूं। तो उसका भी कहीं ना कहीं इसके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड है। और मुझे ये लगता है कि इसको हम सिर्फ इस नजर से देखें कि ये अमेरिका का इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर ये काम, ये डील उनके साथ करी है। लेकिन ये बात बिल्कुल निश्चित है कि इसका प्रयोग हमारे खिलाफ हो सकता है और हमको अभी से इस बात को देखना होगा। हो सकता है हमारे पास वो टेक्नोलॉजी अभी भी हो, लेकिन हमको लगातार ये टेक्नोलॉजी डेवलप करते चले जाने पड़ेगी। आपको मैं एक बात बताता हूं कि जितने भी जो पिछले 2-3 सालों से जितना भी बजट R&D का बजट में, डिफेंस बजट में लगाया जा रहा है, उसमें से 25% प्राइवेट सेक्टर को और जो स्टार्टअप्स हैं उनको दिया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका जो डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो एक बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है। और मेरा ये मानना है कि हम इस R&D के ऊपर जो जोर डाल रहे हैं, उस जोर को अगर उसी प्रकार से करते रहें तो हम डेफिनेटली इस मिसाइल का भी और आने वाली और मिसाइल्स का भी, हमें ये नहीं देखना है कि कौन किसके पास क्या है, हमें ये देखना है कि आने वाले समय में हमारे पास क्या, हमारे ऊपर थ्रेट परसेप्शन क्या है, क्या किन किन चीजों का हमें काउंटर करने के लिए क्या क्या मॉडर्नाइजेशन की जो चीजें करनी पड़ेंगी, उनमें से क्या हम इंडिजिनसली डेवलप कर सकते हैं, क्या हम बाहर से लाएंगे। और इस सबको हमें एक बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करके और उसके साथ साथ आगे चलना है। भारत ऑलरेडी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बहुत जल्द बनने वाला है। तो मेरी ये आपने कहा सर डोनाल्ड ट्रंप का ये जो फैसला है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन कई बार मैसेजिंग के बड़े मायने होते हैं। आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला अभी क्यों आया, आईफोन वाला फैसला अभी क्यों आया, डोनाल्ड ट्रंप का फैसला IMF वाला अभी क्यों आया, पाकिस्तान को लोन अभी क्यों रिलीज किया गया, ये इस वक्त में क्यों किया गया जब इंडिया पाकिस्तान की भी सिचुएशन बहुत टेंशन है, और उस वक्त में क्यों किया गया जब तुर्की जो है वो पाकिस्तान की खुलेआम मदद करता हुआ दिखा, हथियार बेचता हुआ नजर आया। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, उसमें आ रहा हूं। आलोक जी जल्दी से। देखिए, मैं माथुर साहब के बात से 100% मान्य रखता हूं कि अमेरिका का एक ही ध्येय है कि वो अपने मिसाइल्स, अपने व्यापार को आगे बढ़ाए, चाहे इसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। और आज इसी क्रम में उसने जाके टर्की के साथ 104 लाख करोड़ का डील किया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी डील है। इससे 55 लाख स्कूल खुल सकते थे इतने अमाउंट से हिंदुस्तान के अंदर। और क्योंकि पाकिस्तान में उसका सैन्य बेस रहा है शुरू से, और इस एरिया को कंट्रोल करने में वहां से उसने निगरानी रखने की जो कवायद की है, उसको भी ध्यान में रखते हुए उसने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया है। लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता है कि भारत की फौज आज विश्व के श्रेष्ठतम फौज में एक है। और सबसे बड़ी बात है जो मैं कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात है कि कोई भी वेपन आपके हाथ में हो, लेकिन जब तक आपका जिगरा नहीं उसके साथ है, तब तक वो वेपन उतना सफल नहीं हो सकता। और भारत के लोगों का जिगरा आपने देखा है, किस तरीके से बच्चा भारत के लिए कुर्बानी देने को तैयार था, बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं, सारे धर्म जाति तोड़कर। वो जिगरा बहुत बड़ी चीज है जो शायद इस एरिया में और देशों में नहीं होगा।
तो भारत के पास जिगरा है, उसके पास इक्विपमेंट है और हम अपनी शक्ति को आगे बढ़ाते जाएंगे और एक न एक दिन हम विश्व में अपना झंडा सबसे ऊंचा गाड़ कर ही रहेंगे, चाहे कोई कुछ करे। हमने दोस्ती निभाई, उन्होंने लगातार कहा कि मोदी जी माय फ्रेंड, लेकिन क्या किया वो भी देखने को सामने आ गया। बिल्कुल। ओपी तिवारी सर, मोदी जी इज माय फ्रेंड, इंडिया इज आवर बेस्ट अलाई, और उसके बाद ट्रम्प जी अपने काम में लगे हुए हैं। देखिए, ट्रम्प का जो है ये एविडेंट हो गया है कि ट्रम्प कुछ भी कहें, अमेरिका की जो पॉलिसी फिक्स्ड है, बिल्कुल। सीआईओ का वही ऑपरेट करते हैं, अपना कुछ भी बोले कुछ भी नहीं कर सकते। टर्की का देखिए, टर्की और अमेरिका का रिलेशन बहुत अच्छा था। बीच में टर्की का झुकाव रशिया की तरफ हुआ, S-400 खरीदा, कुछ मिसाइल्स खरीदी, अमेरिका नाराज हुआ, अमेरिका ने कुछ सैंक्शन भी लगाए, और जो S-35 जहाज जो डेवलप कर रहे थे, टर्की भी उसका पार्टनर था, उसको हटा दिया गया। ये सब करने के बाद से यहाँ तक कि सीरिया में जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जो अमेरिकन सपोर्टेड ग्रुप है, उसको काउंटर करने के लिए एक दूसरा ग्रुप है टर्की, उसको सपोर्ट करता है। तो सीरिया वॉर में भी लगा कि नेटो में भी एक क्रैक आ रहा है, बिकॉज टर्की कुछ और करता था। लेकिन इस सब बेइज्जती के बाद भी ट्रम्प साहब ने टर्की से रिलेशन अच्छे किए कि उनका सामान बेचना है। इनका सबसे यूजेज जहाज है S-35 इतना बेकार है, पिछले 2 साल का एक्सीडेंट रिकॉर्ड देखें तो कोई नहीं खरीदेगा। किस तरीके से थ्रस्ट कर रहे हैं, ये लोगों को ढूंढ रहे हैं। ये हमें भी चिपकाना चाह रहे थे S-35 सर, ये हमें भी चिपकाना चाह रहे थे S-35। यस, ऐसे तो भारत, मोदी जी हमारे लीडर, पॉलिटिकल लीडरशिप को थैंक गॉड, वो हमारा भी देश वन की सोचते हैं, वो अमेरिका की सोचते हैं, मोदी जी भारतवर्ष की सोचते हैं। ये बात बहुत आवश्यक है, बिकॉज वो बात में आके, दोस्ती में आके कुछ नहीं करेंगे। जिस तरीके से रशिया से ऑयल लेके हमारी इकोनॉमी सुधारी, वही रशिया को फिल्टर करके हमने यूरोप को बेचा, यूरोप भी खुश हुआ, अमेरिका से और महंगा तेल खरीदना पड़ता, वो रशिया के थ्रू लेके आए। ये सब जो बाहर की पूरी विदेश नीति है, जिस तरीके से हमारा देश आगे चल रहा है, बढ़ रहा है, जिस तरीके से हमारा इंटेलेक्ट लॉट है जो बाहर नहीं जाके यहाँ रह के डेवलप कोशिश करने जा रही है, समय दूर नहीं है कि हम भी एक नंबर 1 में पहुंचेंगे। बिल्कुल सर, इसमें बहुत टाइम नहीं है, लेकिन अमेरिका के पास बेचने के लिए और है क्या? वो दुनिया को क्या एक्सपोर्ट करता है? टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करता नहीं है, वो एजुकेशन एक्सपोर्ट करता नहीं है, वो ब्रेन ड्रेन अमेरिका से होता नहीं है। अमेरिका से कुछ एक्सपोर्ट होता है तो वो साफ सीधी सी बात है, आर्म्स, हथियार, फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, यही एक्सपोर्ट करते हैं। इनके बल पर उनकी इकोनॉमी इतनी ज़बरदस्त तरीके से चलती है। मेरे पास समय इतना ही था, मैं माफ़ी चाहूँगा आप मेहमानों से। अभी फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।